ये है स्पेस और ये है एक अंडा जो दुनिया की सबसे ऊंची जगह से छलांग लगाने वाला है। अब इस एक ड्रॉप कंपटीशन में, इनकेस आपने ये स्कूल में नहीं किया होगा तो बता दूं, इसमें ऐसा कंट्रैप्शन बनाना होता है जो रॉ एग को ऊंचाई से गिरने के बावजूद टूटने से बचाता है। तो मेरा ओरिजिनल प्लान था कि दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग से एक रॉ एग को कंट्रैप्शन में रखकर गिराऊं, पर इंसान तो हमेशा ऊंची बिल्डिंग बनाते रहते हैं, तो मैं नहीं चाहता था कि कोई फ्यूचर में इस रिकॉर्ड को तोड़े। तो इसके लिए मुझे सबसे ऊपर जाना होगा और मैं पहुंच गया आउटर स्पेस में। और 3 साल पहले जब मैंने अपना ये सफर शुरू किया, मुझे पता था कि मुझे अपने दूसरे ग्रहों पर चीजें भेजने के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि मैं एक गारंटीड रिकॉर्ड बना सकूं। पर मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरी जिंदगी का सबसे फिजिकली, फाइनेंशियली और मेंटली थका देने वाला वीडियो होगा। तो चलिए पहले बता देता हूँ मैं सोच क्या रहा था। प्लान ये था कि एक एग को रॉकेट के आगे बांधकर फिर उस रॉकेट को वेदर बलून से जोड़कर उसे स्पेस में ले जाऊं। वहां पहुंचते ही वेदर बलून उसे छोड़ देगा और बस ग्रेविटी की वजह से ही रॉकेट मार्क 1 से भी ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा और स्पीड ऑफ साउंड को तोड़ देगा और फिर अपने आप उसके पीछे के ये 4 पंख बाहर आएंगे और ये खुद झूलते हुए टारगेट लोकेशन पर पहुंचेगा और फिर 300 फीट के ऊपर से ये एग को छोड़ देगा जो इस मैट्रेस पर अपने आप गिरेगा जिसे हमने जमीन पर बिछाया होगा। और ये सब हमें बहुत आसान लग रहा था। तो एक अच्छे इंजीनियर्स की तरह हमने हमारी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे स्टेप्स में बांटा। सबसे पहले हमने एग की टर्मिनल वेलोसिटी कैलकुलेट की और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब होता है कि कोई भी एक वस्तु जिसमें इंसान भी शामिल है वो एक मैक्सिमम स्पीड से गिरती है जब पृथ्वी का फोर्स उन्हें अपनी ओर खींचता है और अधिक से अधिक हवा के मॉलिक्यूल से टकराने की वजह से उसमें बने पुशबैक फोर्स को बैलेंस करता है जैसे ही वो तेजी से गिरना शुरू करते हैं। इंसानों की स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आवर और एक एग के लिए कुछ सिंपल मैथ करने के बाद हमें पता चला कि ये गिरेगा 120 किलोमीटर पर आवर। और इस बात का ध्यान देने के लिए कि ये एग मैट्रेस पर अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से गिरने के बावजूद टूटेगा नहीं, हमने हमारा पहला टेस्ट किया। और क्योंकि हमें इतनी ऊंची बिल्डिंग नहीं मिली जिसके वकील हमें ये एग फेंकने के लिए ऊपर चढ़ने दें, हमें थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन करना पड़ा। 83। यस! एग चेक करते हैं। ये टूटा नहीं है, तो हमारा मैट्रेस इस एग को बचा लेगा अगर ये अपनी टर्मिनल वेलोसिटी से भी तेज गिरता है तो। शुरुआत तो अच्छी हुई है। तो हमारे DIY स्पेस प्रोग्राम का अगला स्टेप है मेरे दोस्त के कैलिफोर्निया के ग्रिडली शहर में मौजूद एक छोटे से फार्म में जाना, जहां पर हमने एलिफेंट टूथपेस्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था। हमारा प्लान है हमारे टारगेट मैट्रेस को यहाँ पर रखने का जिस पर हमारा एग लैंड करेगा, वो भी फील्ड के बीच में। बस हमारी मैट्रेस नॉर्मल मैट्रेस से थोड़ी बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पीछे हमने स्मोक चार्ज लगाया है ताकि जब वो ऊपर आसमान से आए तब हम इसे पिक कर सके। तो ये है कंप्यूटर और ये है इसके पंख। बाय द वे, ये है जो और इसके इंटरेस्टिंग चैनल का नाम है BPS स्पेस। और जो बात इसे बहुत कूल बनाती है वो है कि इसने किसी भी स्कूल से इंजीनियरिंग डिग्री नहीं ली है। इसने सब खुद सीखा है और हाल ही में इसने एक रॉकेट लॉन्च करके उसे SpaceX स्टाइल में लैंड किया, वो भी 7 साल कोशिश करने के बाद। जो का काम है कि वो रॉकेट को ट्रैक करके उसे मैट्रेस की ओर गाइड करे पीछे लगे इन मूवेबल पंखों के साथ, और मेरा काम है पेलोड संभालना। ऊपर जाते वक्त एग जमने से टूट न जाए इसलिए हमने इसे एक छोटे से ओवन में हीटर के साथ रखा है और उसके साथ ही है अपने आप एग को छोड़ने वाला मैकेनिज्म भी। एग को छोड़ रहा हूँ। और ग्रिडली की इस फर्स्ट ट्रिप का पर्पस था फ्लाइट कैरेक्टराइजेशन टेस्ट। बेसिकली इससे पहले कि हम अपना वक्त और पैसा इस बलून को स्पेस में भेजने के लिए लगाएं, हम 10,000 फीट से एक लो एल्टीट्यूड टेस्ट करना चाहते थे, बस ये चेक करने के लिए कि हम रॉकेट के इन पंखों को स्टीयर कर सकते हैं या नहीं। हम यहाँ हर तरह का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं। दुनिया की सबसे बड़ी मैट्रेस, फास्टेस्ट एग, सबसे ऊंचाई से गिरने वाला अंडा, इसमें कुछ भी गलत नहीं हो सकता, बस उन 4000 चीजों को छोड़कर। और फिर सारी तैयारियों के बाद हमें बस जरूरत थी एक ऑफिशियल एग की, जिनकी ऊपर वाले की दया से ग्रिडली के पास बिल्कुल भी कमी नहीं थी। हाय, आई एम सॉरी। ये बहुत डरावना है। ओके ओके ओके, नहीं 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 नहीं। हे हे हे, आई एम सॉरी मेरा प्रेशियस एग। हमारे संसार के इतिहास में ये है वो पहली मुर्गी जिसने ऐसे अंडे को जन्म दिया है जो स्पीड ऑफ साउंड से भी ज्यादा तेज जाएगा, सुपरसोनिक मार्क 1। थैंक यू, आई एम सॉरी, मैं जा रहा हूँ, कांग्रेचुलेशंस। तो दूसरे दिन हम सुबह के 4 बजे उठे क्योंकि तभी हवा सबसे शांत होती है ताकि हम हमारे फाइनल प्री लॉन्च की तैयारी कर सकें। हम लोड कर रहे हैं हमारे प्यारे एग को, साथ ही लास्ट मिनट में हमने एक मेटालिक स्ट्रीमर भी रॉकेट के पीछे जोड़ दिया ताकि उसे विजुअली ट्रैक करने में आसानी हो। हमारे पास सब कुछ दो है। हमारे पास 2 लीड्स है, 2 इग्नाइटर्स है, मार्क के पास 2 सर्वोस हैं, फेयरिंग पर गलती होने का चांस नहीं। और तभी हमें हमारी गलती का सामना करना पड़ा। ओके, GPS पागल हो गया है। हमें लॉन्च को बंद करना पड़ेगा। हम बस चल ही रहे थे और फिर एक अचानक पुक करके बाहर निकल गया। और लॉन्च को बंद करना मतलब हमें अनफॉर्चुनेटली बलून में से सारी हीलियम गैस निकालनी पड़ी। और मौका मिला ही है तो मैं इसे ऐसे कैसे जाने देता। हेलो
ये मजेदार है। फिर होम बेस पर हमने कुछ टेस्ट किए जिसने हमारे हाइपोथेसिस को कंफर्म किया, क्योंकि जीपीएस यूनिट ठीक रॉकेट के पीछे लगा था। लास्ट मिनट के मेटालिक स्ट्रीमर एडिशन की वजह से उसने जीपीएस के सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की और उसकी वजह से रॉकेट का मैच स्पीड कैलकुलेट करने में कंफ्यूज हो गया, तो उसने वक्त से पहले ही एग रिलीज कर दिया। तो अगली सुबह हमने फिर कुछ मॉडिफिकेशंस किए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मॉडिफिकेशन था मेटालिक के बजाय प्लास्टिक ट्रैकिंग स्ट्रीमर लगाना। अच्छी बात यह है आज बिल्कुल भी हवा नहीं है। बुरी बात यह है कि आज तापमान 20 डिग्री कम है, जिसका मतलब है हमारा मैट्रेस मानो जम गया है। फिर भी हम आगे बढ़े। मार्क, तुम्हें गिरना नहीं है। और मैंने बहुत ध्यान से हमारे रॉकेट को नए बलून लॉन्च साइट पर डिलीवर किया। भेज दो बेबी, अच्छे से भेज दो। ये जा रहा है। क्या हमें वो दिख रहा है? ओ हाँ, मुझे दिख रहा है। ओ, ये रहा वो। और जबकि ये सारी चीजें बहुत बढ़िया दिख रही थी, तो शायद हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। हम तुरंत समझ गए कि हमने जितना सोचा था ये बलून उससे धीरे ऊपर जा रहा था। हम दक्षिण की ओर हैं और हमने आधा रास्ता ही तय किया है, जो हमारी सोची हुई ट्रेजेक्टरी से बिल्कुल अलग था। तो कुछ और मिनट रुकने के बाद हमने रॉकेट को मैन्युअली ड्रॉप करने का फैसला लिया, क्योंकि हम ऑलरेडी रॉकेट से इतने दूर थे कि उसे ग्रेविटी और बस पंखों की मदद से सीधा मैट्रेस पर गिराना मुश्किल था। 3, 2, 1 क्लिक्ड। अरे नहीं, ये सही नहीं है। और फिर इस तरह हमें दिन की दूसरी मुश्किल का सामना करना पड़ा, जब हमारे पंख ने रॉकेट को गोल गोल घूमने पर मजबूर कर दिया। एल्टीट्यूड है 1400, ये बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। कहीं तो लैंड हुआ है। मैट्रेस पर देखो, जस्ट इन केस। और क्योंकि हमारे पास रॉकेट की जीपीएस कोऑर्डिनेट्स थे, हम उसे ढूंढने निकल पड़े। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस अंडे का क्या हुआ होगा। मार्क, मुझे लगता है मेरे पास तुम्हारे लिए बुरी खबर है। और उसके बाद हमारा पाला पड़ा पंछियों से भरे खेत से, और मुझे एक और मौका मिला जिसे मैं हाथ से नहीं जाने देना चाहता था। आखिर क्या है वो? क्या वो पैराशूट है? इसमें एग नहीं है। एग रिलीज हो गया, इसका मतलब एग अपने आप बाहर आ गया। तो ये बिल्कुल सही है। हाँ, पर उस सिल्वर लाइनिंग के बावजूद वो मूवेबल पंख एक्चुअली रॉकेट को गोल गोल घूमने पर मजबूर कर रहे थे, जो सरप्राइजिंग है, क्योंकि जो ने इसे यहाँ लाने से पहले बहुत से एनालिसिस और टेस्टिंग की थी। तो सारे फुटेजेस और फर्मवेयर को ठीक से देखने के बाद वो कोड में छिपे एक दबंग नेगेटिव साइन को खोजकर ठीक करने में कामयाब हो पाया, जो इस सारे कंट्रोल इश्यूज का कारण था। जिसका मतलब हम एक और फाइनल ट्राई के लिए तैयार थे। हमारे पास सारे स्पेयर पार्ट्स और बचे कुछ वेदर बलून्स खत्म हो गए थे, पर इसके बावजूद ये हमारी आखिरी कोशिश होगी। अगर हम एग को मैट्रेस पर 10,000 फीट से लैंड नहीं कर पाए, तो हमें नहीं लगता कि हम इसे कभी भी स्पेस से गिरा पाएंगे। क्या बात है! ये तारामंडल की बातें हम जैसी मंडली ही कर सकती है, समझे? मैं खड़ा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी मैट्रेस के बीच में, और उम्मीद है कि यहाँ पर ये एग 45 मिनट में लैंड करेगा। नहीं तो हम लोग टॉपिक बदल देंगे और मेरे नए वीडियो का नाम होगा दुनिया का सबसे बड़ा मैट्रेस। तो मैं अभी रॉकेट को तैयार कर रहा हूँ। ठीक है मेरी रानी, अब तुम सफर पर चलोगी। 3, 2, 1 जा जी ले अपनी जिंदगी सिमरन। अब तक तो सब सही है, हम 500 मीटर पर आ चुके हैं। अब ये बलून हमारे टारगेट मैट्रेस पर हिट करे, इसलिए हमने हर बार ग्रिडली के 4 अलग जगह से लॉन्च किया, जो एक इंटरेस्टिंग सवाल उठाता है, जो शायद आपके मन में भी आया होगा कि बड़े बलून्स जैसे कि हॉट एयर बलून्स खुद को स्टीयर कैसे करते हैं, या मैं कहूँ उन्हें कैसे पता चलता है कि वो कहाँ लैंड करेंगे। और इसका जवाब है कि कंप्यूटर को हवा की स्पीड और डायरेक्शन के बारे में अच्छे से पता होता है। जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, तो अगर मानो उस दिन ये हवा के डायरेक्शंस और स्पीड का अनुमान है, तो हमें इसे यहाँ से लॉन्च करना होगा ताकि वो हमारे मैट्रेस के ऊपर ठीक 10,000 फीट पर पहुंचे। पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारी जानकारी हमारे पास आई कहां से, क्योंकि हर रोज ऐसे 2 बलून्स को आसमान में छोड़ने का काम किसी को करना पड़ता है, वो भी लंदन टाइम की दोपहर और मिडनाइट पर ये काम दुनिया भर में अलग अलग जगह से किया जाता है, वो भी एग्जैक्ट उसी टाइम पर। और इन बलून से जुड़ा होता है कुछ तो जिसे कहते हैं रेडियो साउंड, जो मेजर करते हैं एल्टीट्यूड, प्रेशर, टेम्परेचर और हवा को। और फिर वो ये इन्फॉर्मेशन ग्राउंड स्टेशन को भेजता है, जिसे सुपर कंप्यूटर में डाला जाता है। और इसी वजह से वेदर और विंड प्रेडिक्शंस इतने एक्यूरेट होते हैं। तो लगभग 2000 बड़े बलून्स हर रोज ऊपर जाते हैं और बाद में फट जाते हैं, और ऐसे ही कहीं पर भी लैंड हो जाते हैं। और क्योंकि वो सिग्नल ट्रांसमिट करते रहते हैं, कुछ लोगों ने उसे ट्रैक करने की हॉबी बना ली है। हम ड्रॉप पॉइंट के कितने करीब हैं? बलून निकल चुका है। निकल गया। और इस बार हम उसे ठीक टारगेट ड्रॉप जोन में रिलीज कर पाए, जो वैसे तो खुशखबर थी, पर दूसरी तरफ इसके भी अपने चैलेंजेस थे। कहां पर है?
कुर्सी उठा लो। 400, जल्दी कुर्सी उठा लो। 300, 300। कुछ दिखा? Altitude 98 meters. लगता है हम लैंड हो चुके हैं। सब लोग ठीक है? बहुत मजा आ गया। तो इस बार हम ज्यादा करीब थे और इस बार हम उसे बस थोड़ा सा कंट्रोल करने में भी कामयाब हुए। हमने उसे ढूंढ लिया। ओह, एग है? एग नहीं है। एग नहीं है? 1 मिनट, ये तो एग है। ये तो एग है। ओ, क्या वो टूट गया? मतलब ये वैसा नहीं टूटा तो है। 3 बार फेल होने के बाद भी हम अभी तक उस लक्ष्य के करीब नहीं पहुंचे हैं जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब मैं फोन करने वाला हूं अपने प्यारे दोस्त एडम स्टेल्जनर को, जिसे देखकर आपको याद आ गया होगा कि ये मार्स पर लैंड करने वाली क्यूरियोसिटी के टीम से है। इन्होंने कैलटेक से पीएचडी की है और ये परसिवेरेंस और मास सैंपल रिटर्न के चीफ इंजीनियर भी हैं। और जब हमने एडम को एक्सप्लेन किया कि हम क्या करना चाहते हैं, उन्होंने हमारे ब्रिलियंट प्लान को देखते ही हमारी गलती पकड़ ली। क्या तुम दोनों किसी का घर उड़ाने की फिराक में हो? तुम ये कैसे करोगे? तुम ये कैसे करते हो? मैं जानता हूँ ये कैसे कर सकते हैं, पर पुलिस की नजरों से बचकर कैसे करोगे? दूसरे शब्दों में, हम एक प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल बनाने की तैयारी कर रहे थे। दोस्त, तुमसे पहले ये काम हजारों लोगों ने किया और उन्होंने फेडरल लॉ को कसम दी है कि वो इस बात का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। और सच कहूँ तो उनकी बात में दम तो था। जो लोग हमारी मदद कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं, और अगर हमने ये खुद भी सीख लिया तो इसका वीडियो बनाकर उसे यूट्यूब पर डालने पर भी काफी सवाल उठ सकते हैं। तो एडम के साथ एक फलदायक चर्चा करने के बाद पर हमें उसे उस हाइट पर रिलीज करना होगा और फिर हम करते हैं लॉबिंग। तुम्हें हीटिंग के बारे में सोचना चाहिए और 2 स्टेजेस के बारे में। हमने चीजें बदलने का फैसला किया और अब एग को एक छोटे शहर के बीच बीच ही मैट्रेस पर प्रिसीजन गाइड करके लैंड करने के बजाय हमने हमारे एग के टारगेट को डेजर्ट में रख दिया। पर क्योंकि हमने बदलाव किया था, इसलिए हमने अपने पुराने डिजाइन को डिस्कार्ड कर दिया और कुछ महीने लगाकर एक नया डिजाइन नए सिस्टम के साथ बनाया, जिसको हमने क्यूरियोसिटी लैंडिंग से चुराया था। क्योंकि अगर वो आराम से एक रोवर को मंगल ग्रह पर उतार सकता है तो वो पृथ्वी पर एक अंडे को तो उतार ही सकता है। तो हम अभी भी वेदर बलून से ही स्पेस में जा रहे हैं, पर इस बार हमारे रॉकेट के पंख हिलेंगे नहीं और ये पहले वाले से 3 गुना लंबा और 4 गुना भारी होगा, ताकि इस बात की गारंटी मिल सके कि इस बार एक सुपरसोनिक स्पीड्स में नीचे आएगा। फिर जिस तरह नासा अपर एटमॉस्फेयर में क्रूज को अलग करती है और फिर एरो ब्रेकिंग का इस्तेमाल करके कुछ ऊर्जा और स्पीड नष्ट करते हैं, हम भी हमारे रॉकेट को आधे में अलग करेंगे। एक बार जैसे ही वो साउंड बैरियर को तोड़ देगा, और अब क्योंकि सिस्टम पहले के मुकाबले हल्का होगा, वो नेचुरली एरो ब्रेक लगाएगा और उसकी स्पीड उसकी टर्मिनल वेलोसिटी से कम कर देगा। मार्स में अगले स्टेप में पैराशूट खुल गया था। उसके बाद उसके हीट शील्ड अलग हो गए थे। हम भी हमारे रॉकेट में खुद का पैराशूट लगाएंगे और उसके आगे लगे कोन को रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से आगे लगे हमारे एयर बैग्स कुशन्स एक्सपोज हो जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं, हमने इसे लिया है स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी लैंडिंग से। हमने जानबूझकर इसे इतना एम्बिशियस रखा है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। पर कुछ महीनों बाद हम अपने नए डिजाइन से बनाए हुए रॉकेट के साथ नई उम्मीदें बांधे हुए फिर से डेजर्ट में पहुंच गए। और अब बारी थी हमारे ऑरेंज पैराशूट की, क्योंकि जब मैंने नासा छोड़ा था तो मेरे दोस्तों ने मुझे ये नायलॉन का रेक्टेंगुलर पीस दिया था, और पैमाने के हिसाब से ये रेक्टेंगल एग्जैक्टली उसी पैराशूट का हिस्सा है जिसे क्यूरियोसिटी रोवर को लैंड करने के लिए यूज किया गया था। तो जो टुकड़ा आपने देखा वो उन 80 रेक्टेंगल्स में से एक है, जिसे अभी आप दुनिया की सबसे बड़ी विंड टनल के फाइनल टेस्ट में यूज करते हुए देख रहे हैं। तो इससे बेहतर इसका इस्तेमाल और कहाँ हो सकता था। तो कुछ स्क्राइबिंग के बाद, कुछ कटिंग के बाद और थोड़ी सिलाई करने के बाद इसने अपनी जीवन का लक्ष्य पा लिया, वो भी नए मिशन के साथ। तो जैसे ही शाम हुई, हम अपने होटल लौट आए। फाइनल प्रिपरेशन के लिए देर रात तक काम किया। इस आइडिया को पैशन प्रोजेक्ट बनाने में 3 साल की मेहनत और ढेर सारा काम लगा है। फिर भी हम यहीं तक पहुंच पाए हैं, जो कि काफी नहीं है। हमने बहुत सी चीजों के बारे में सोचा और ऐसी चीजें बनाई जिससे चीजें गलत ना हो। और जहाँ मेरे दिल में उम्मीद की किरण चमक रही थी, वही मेरा दिमाग ये जानता था कि आखिर में फैसला तो फिजिक्स के लॉज ही करेंगे। तो दूसरे दिन सुबह सुबह बलून के इंचार्ज क्रू लॉन्च साइट पर पहुंचकर उसे भरने लग गए। और ये बलून दूसरे बलून से थोड़ा अलग था, क्योंकि ये था जीरो प्रेशर वेदर बलून। एक टिपिकल वेदर बलून के मुकाबले ये बलून का फायदा ये है कि ये स्पेस में ऊंचाई तक जा सकता है, ज्यादा भार उठा सकता है और ये नीचे से खुला रहता है, जिसका मतलब ये प्रेशर को इक्वलाइज करता है और इसका फटना नामुमकिन है। तो जब आप चाहते हैं कि वो नीचे आए, तब आपको एक सिग्नल भेजकर रस्सी खींचनी पड़ती है, जिससे ये साइड से खुल जाता है, मानो जैसे कोई जिप लगी हो, और अपने आप नष्ट हो जाता है। पर इसकी कमी ये है कि ये इतना हल्का और पतला होता है कि इसे बिना ग्लव्स के छू नहीं सकते। और फिर इसे भरने के लिए हमें 1 घंटा लग गया, वो भी 4 बड़े हीलियम के टैंक से। पर तभी हमें एक बहुत ही दर्दनाक बात का सामना करना पड़ा। यार, मेरे पास एक बुरी खबर है। हमें काम बंद करना होगा। बलून में से हीलियम निकालना शुरू कर दो।
लॉन्च नहीं हो रहा। शायद कोई इशू हो गया है जो आज सॉल्व नहीं हो सकता। तो अब हम हीलियम फिर से निकाल रहे हैं। अब किसी और दिन फिर से हम कोशिश करेंगे। तो नहीं, नहीं, हमें नहीं पता। तुम क्या कह रहे हो? तुम सीरियस हो? लगता यही रहा है। अब बात ऐसी हुई कि जो रॉकेट के इस हिस्से का इंचार्ज था और मैं और मेरी टीम इस हिस्से की, और जहां हम दोनों ने अपने अपने सिस्टम्स नॉजियम को एक एक करके टेस्ट किया था, पर आज सुबह ही हमने इसे एक साथ जोड़कर टेस्ट किया और तब हमारी समझ में आया कि मैंने एक बहुत ही क्रिटिकल बात को नजरअंदाज कर दिया था। तो इसका टेंशन कंप्रेशन ये कमाल का है। ये इस चीज को अच्छे से पकड़ रही है, पर प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत लंबा और बहुत भारी है, जिस वजह से ये हिल रहा है। मतलब ये झुक जाएगा। टेंशन कंप्रेशन में तो अच्छा है, पर मार्क 2 में ये होना मतलब ये काम नहीं करेगा। और मेरे लिए ये जिंदगी का सबसे लो पॉइंट था। दो अलग सिस्टम्स को जोड़ना मतलब इंजीनियरिंग का सबसे क्लासिक फेलियर पॉइंट था। मैंने इतनी बड़ी बात कैसे मिस कर दी, यही मैं सोच रहा था। और फाइनेंशियल कॉर्नर्स के बारे में तो बात ही नहीं करना चाहता। मुझे लग रहा था कि मैंने ना सिर्फ मेरी टीम के साथ साथ मेरे बाकी हेल्पिंग क्रू को भी और उन लोगों को भी दुखी किया जो 6 घंटे ड्राइव करके सिर्फ ये देखने के लिए वहां पहुंचे थे। पर यही तो फेलियर की बात है। इसकी चुभन सबसे ज्यादा होती है, पर इसकी वजह से इतना तो सीख जाते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। और मुझे वहां बैठे भले ही बहुत दुख हो रहा था, जो किसी भी अच्छे इंजीनियर को होता। मेरे दिमाग में मैंने एक लिस्ट को तैयार कर लिया था, जिसे हम इस प्रॉब्लम को फिक्स करके एक बार और कोशिश करें और इस मिशन को सक्सेसफुल कर दिखाएं। और कभी हार ना मानने का सिद्धांत ऐसा है जो कभी सीखा नहीं जा सकता है। इनफैक्ट मेरा इसमें इतना विश्वास है कि मैंने अपनी टॉय कंपनी क्रंच लैब्स ये सोचकर ही शुरू की कि मैं बच्चों को भी एक इंजीनियर के जैसे सोचने की कला सिखा सकूं। तो इसके बिल्ड बॉक्स के साथ हर महीने आपको सिर्फ एक सुपर फन टॉय ही नहीं मिलता, पर आपको ये मेरे साथ करने का मौका मिलता है, जिसमें मैं इसके काम करने के पीछे का फिजिक्स भी सिखाता हूँ। तो हम ऐसे माहौल में होते हैं जहाँ पर बनाना और सफल होना एक साथ होता है, ताकि प्रिंसिपल्स को अच्छे से सीख पाएं। तो अगर आप एक बच्चे हैं और अगर आप अपनी क्रिसमस लिस्ट में सबसे टॉप में कुछ रखने के लिए ढूंढ रहे हैं, या आप किसी और को गिफ्ट देना चाहते हैं ताकि आप उनके हीरो बन जाओ, तो सीधा जाओ crunchlabs.com पर। अब मेरे खुद की हार से दोबारा उठ खड़े होने के लिए हमने 4 चीजों पर ध्यान दिया और फाइनल लॉन्च के लिए हमारे हिसाब से कोशिशें करना शुरू किया। सबसे पहले हमने कनेक्शन पॉइंट को फिक्स करने के लिए शीट डिजाइन से बेहतर बनाया ताकि वो झुके ना, और फिर सही एल्टीट्यूड पर आने पर वो अपने आप 2 हिस्सों में अलग हो जाए, वो भी ब्लैक पाउडर चार्ज के साथ। दूसरा, हमने रॉ एग में कुछ वैक्यूम और टेम्परेचर टेस्ट किए। स्पेस में एयर प्रेशर नहीं होता है और बलून को स्पेस में जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। वहाँ ठंड भी बहुत होती है, तो अगर आपने एग को बचाने के लिए कुछ नहीं किया तो वो हर बार जमने की वजह से टूट जाएगा। तो हमने कुछ हीटर्स की जांच की ताकि एग चेंबर गर्म रहे और ये प्रूव हो जाए कि एग हमेशा वार्म रहे। तीसरा, हमने हमारे सिस्टम में रिडंडेंसी बनाई। जब नासा मंगल ग्रह पर कुछ छोड़ता है तो वो लोग वहाँ उसे ठीक करने नहीं जा सकते, मतलब उसे काम करना ही पड़ता है, और इसीलिए क्रिटिकल सिस्टम्स का बैकअप होता है। क्यूरियोसिटी सिस्टम में मेरे बनाए डर्ट सैंपल के हार्डवेयर में भी, जो रोवर में सैंपल उठाकर रखता है, उसमें एक ही जगह पर 2 दरवाजे थे, ताकि अगर एक दरवाजा काम करना बंद कर दे तो दूसरे से काम बन जाए। हमारे केस में रिडंडेंसी का मतलब था 2 फुट लंबा कस्टम बीच बॉल, जिसमें हमने हमारा दूसरा एग रखा पैकेजिंग मटेरियल में लपेटकर, और उसके पीछे लगाया एक 20 फुट लंबा स्ट्रीमर, जिसे हम पत्थर की तरह गिरा देंगे। ये एकदम आसान होगा, ना कोई पैराशूट डिप्लॉय होगा, ना कोई ऑटोनोमस टाइमिंग सीक्वेंस चलाएंगे, और ना ही कोई झगमग मैकेनिज्म होगा। ये होगा हमारा रिडंडेंट। हाँ, पता है ये थोड़ा सा बोरिंग है, पर कम से कम एग को सेफली लैंड करने का दूसरा मौका तो होगा। चौथा और आखिरी, हम एक लोकल क्रेन यार्ड में गए हमारे दोनों सोल्यूशन के साथ, उनकी अपनी अपनी टर्मिनल वेलोसिटी पर टेस्ट करने। वैसे शुरुआत हमने बीच बॉल से की। कम ऑन बेबी, ये बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद हमने रॉकेट का फाइनल लैंडिंग कॉन्फ़िगरेशन टेस्ट किया। ओह ये बाय द वे, उस असली वाले रोवर पैराशूट ने बढ़िया काम किया, सच में। और फिर इसके बाद हम 6 घंटा ट्रैक करके दोबारा डेजर्ट में गए, और इस बार मैं सच में दिल से चाहता हूँ कि ये आखिरी बार हो। हे गाइस, 4 बार हार का सामना करने के बाद हमने बहुत कुछ सीखा, जिस वजह से मैं ऑप्टिमिस्टिक महसूस कर रहा था। और जब हम पहुंचे तो हमें 2 बड़ी खुशखबरी मिली। पहली कि हमारा सुपर डेलिकेट 0 प्रेशर बलून, जिसे हमने पिछले लॉन्च में यूज किया था, वही इस बार भी कर रहे थे, क्योंकि इसके जैसा दूसरा मिलना आसान नहीं था। इसे हाथ लगाने पर भी इसमें छेद बन सकता था। तो मैं बहुत डर कर फिश स्केल रीडिंग को चेक कर रहा था, जो हमें इसका हाल बताने वाला था। इसकी फोर्स रीडिंग है 37.6 किलोग्राम, क्योंकि बोयेंसी फोर्स इसे ऊपर की ओर खींच रहा है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये बदल नहीं रहा है। अगर ये बदलता रहता और बार बार नीचे आता तो इसका मतलब इसमें छेद होता, पर ये रुका हुआ है
37.6 पर। ये बड़ी बात है। और दूसरी खुशखबर ये थी कि मेरा जिगर का टुकड़ा, मेरा लकी चार्म एल चेन यहाँ पहुंच चुका था। एल को शायद आप पहचानते होंगे, वो एडम के साथ वो दूसरा बंदा है यहाँ पर जिसने एक्चुअली ये कहा था, Touchdown confirmed. We're safe on Mars. अगर हम कामयाब हुए तो यही होगा जो ऑफिशियली बताएगा। और फिर सारी जरूरी लास्ट मिनट तैयारी करने के बाद और 3 साल के बाद, तुम तैयार हो बेबी? हम आखिरकार उड़ने के लिए तैयार थे। रेडी? 3, 2, 1। और सब कुछ अच्छा लग रहा था। बलून जैसा सोचा था वैसे ही ऊपर जा रहा था, और जिसका मतलब उसमें कोई छेद नहीं था, और आखिरकार चीजें हमारे हिसाब से हो रही थीं। क्या ये ऐसे ही दिखना चाहिए? हाँ। और ऊपर स्पेस में पहुंचने के लिए पूरे 2 घंटे लग गए। तो जैसे ही बलून 30,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंच गया, हम हमारी गाड़ी में बैठकर प्रोजेक्टेड लैंडिंग स्पॉट पर जाने के लिए निकल पड़े, जो 45 मिनट की दूरी पर थी। तो अब तक सारे सिस्टम ठीक ठाक काम कर रहे हैं। बलून हवा में सही रेट से ऊपर जा रहा है। हमने कुछ क्रिटिकल थ्रेशोल्ड पॉइंट्स को भी पार कर लिया है, और हमारा खेल अभी तक जारी है। लोग कहते हैं 5वीं बार तो काम बन ही जाता है। और हम कार से बलून को पीछे छोड़ने लगे, तो हमने गाड़ी साइड में लगाई, और जैसे ही वो एक इम्पोर्टेंट एल्टीट्यूड पर पहुंच गया, जो था कुछ 1 लाख फीट। मैं कहूंगा कि 1 लाख के ऊपर है। से 2.5 गुना ऊपर था। और क्योंकि वो बलून ऊपर जाने पर इतना फूल चुका था कि हम उसे नीचे खड़े होकर भी देख पा रहे थे, जो सच में बहुत ही कमाल का था। हाँ, मैं देख सकता हूँ। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल दिख रहा है। क्यूलस से देखा, और उसकी इस ऑब्जर्वेशन से हमें पूरी तरह हिला दिया। ये बहुत बड़ा दिख रहा था, फिर अचानक से छोटा हो गया। तुमने उसे छोटा देखा? हाँ, वो छोटा दिख रहा था। लेकिन ये बहुत ही अजीब है कि ये पूरी तरह से गायब हो जाएगा। और उसके बाद हमें बलून ट्रैकिंग टीम से एक दिल दुखाने वाला कॉल आया। इसे गिरे हुए 2 मिनट हो गए हैं। हाँ। वो बस 30,000 फीट के ऊपर ही गया था और फिर फट गया। पर ये फटते नहीं है, वहां पर तो 0 प्रेशर है ना। और हाँ, ये सच है, वो फटते नहीं है। पर हमारी जानकारी के बिना जब हम उसे जमीन पर से देख रहे थे, रॉकेट और बीच बॉल बलून के आसपास ही 10 मिनट से गोल गोल घूम रहे थे, कि जो रस्सी हमने बलून को खोलने के लिए लगाई थी, वो बलून के आसपास ही कसने लगी। और बाद में वो इतनी जोर से कस गई कि उसने खुद ही बलून की रस्सी को खींच दिया, और जैसा कि आप देख सकते हैं, खुद को नष्ट कर दिया। और इससे पहले कि हमें रॉकेट और बीच बॉल को बलून से रिलीज करने का मौका मिलता, ये सब एक दूसरे में उलझकर एक बड़े से ढेर के साथ लगभग 240 किलोमीटर की तेजी से नीचे आने लगे, जिसमें हमारे एक का बचना मुश्किल था। चलो ड्राइविंग शुरू करते हैं। और जैसे हम ड्राइव करके जा रहे थे, मैं बस यही सोच रहा था कि अब सब कुछ हमारे डाले हुए रिडंडेंट सिस्टम्स के हाथ में है। हमें लगता है कि वो शायद करीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर है। ये हमारा अपोलो 13 मोमेंट था। अगर हमारा रॉकेट खुद को इस उलझे हुए बलून के कचरे से 20,000 फीट पर अलग कर पाया, तो वो हमारे लकी ऑरेंज पैराशूट को डिप्लॉय कर देगा, और हमारा एग अपने एयर बैग के साथ सुरक्षित लैंड हो जाएगा। और जब हम रुके, तब हमें पता था कि जो हुआ सो हुआ। अब वैसे भी हम कुछ कर नहीं सकते थे, पर हमें अपने मलबे को ढूंढकर अपनी किस्मत से रूबरू तो होना ही था। मुझे कुछ ऑरेंज दिख रहा है। यही लगता है रोवर पैराशूट है। ओके, हमारी चीज मिल गई है। और हमारे सामान को इस तरह देखना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि इसका मतलब था कि उसने खुद को बलून के कचरे से 20,000 फीट पर अलग करके अपने आप को इजेक्ट कर लिया था। और बाद में जब हमने फुटेज चेक किया, तो ये बात कंफर्म हो गई, और ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। बस मैं अपनी उम्मीदें और बढ़ाना नहीं चाहता था। तो चलो विंडो में से देखते हैं। इसमें काफी मिट्टी गई है। क्या तुम्हें दिख रहा है? चलो विंडो में से देखते हैं। टचडाउन कंफर्म। बिल्कुल। हम पृथ्वी पर हाँ। सुरक्षित उतरे हैं या सही नहीं, वो कहा। अभी देखना बाकी है। चलो चेक करते हैं। ओह मैन, हम पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच गए। हमने कर दिखाया। ये अंडा बहुत गर्म है। ये अंडा स्पेस में था, और अब ये पृथ्वी पर है, और ये बिल्कुल भी नहीं टूटा है। इसके बाद हम हमारे बीच बॉल को ट्रैक करने निकल पड़े, जो मेरे हिसाब से फिलहाल तो बस एक एक्स्ट्रा क्रेडिट जैसा था। ये है बैकअप, सिंपल सोल्यूशन वाला, एक असली इंजीनियर के सोल्यूशन की तरह। ओह माय गॉश, जरा देखो, हम पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच चुके हैं। हम पृथ्वी पर सुरक्षित पहुंच गए हैं। दोनों के दोनों बेबी, दोनों के दोनों। और जैसे ही हम हाथ में 2 बिना टूटे अंडे लेकर चल रहे थे, तब मुझे याद आया कि जिंदगी में चीजें हमेशा हमारे हिसाब से नहीं होती हैं, पर अपनी गलतियों से सीखकर उसमें दृढ़ता जोड़कर हम इंसान कुछ भी कर सकते हैं। फिर चाहे वो दुनिया का सबसे स्मार्टेस्ट मार्शियन रोबोट हो, या ये नामुमकिन सा सबसे ऊंचा एग ड्रॉप हो।